नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगली सॉर्टेड में। आप देख रहे हैं लॉजिकल और आज हम बात करने वाले हैं देशद्रोह राजद्रोह के मुकदमे के बारे में। ये देशद्रोह राजद्रोह क्या है, ये सेडिशन के चार्जेस क्या है और हम साथ ही में देखेंगे आर्टिकल 19(1)(a जो कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है। संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो हम लोग अभिव्यक्ति की आजादी और राजद्रोह के मुकदमे के बीच क्या संबंध है, दोनों में क्या बाधाएं आ रही है और हाल ही में हमारे देश में सेडिशन के चार्जेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं, क्यों सेडिशन के केसेस लोगों पर इतनी बार लगाए जा रहे हैं और लोगों को जेल के अंदर धकेला जा रहा है। सबके बारे में आइए जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस लाइन है, लिबर्टी इज अबाउट आवर राइट टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मतलब कि हमारे पास अधिकार है हर कुछ पर सवाल खड़े करने का। क्वेश्चन एवरीथिंग, कुछ भी हमें गलत दिख रहा है या सही भी दिख रहा है तो हम उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। और इस बात को हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी लिखा गया है। प्रियम्बल में एक गोल है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। मतलब कि थॉट और एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिलेगी। और इस बात को हमारे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3, हमारे संविधान के चैप्टर 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में भी दिया गया है। आर्टिकल 91(a कहता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि सभी जनों को, सभी भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आइए देखते हैं फिर ऐसे स्वतंत्रता के बाद सेडिशन के चार्जेस क्यों लग रहे हैं, क्या कहता है सेडिशन का कानून। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता है देखने की सेडिशन का कानून क्या कहता है। तो सेडिशन का कानून आईपीसी 1860 के सेक्शन 124 ए में दिया गया है। आपको नाम से ही समझ आ गया 124 ए कि ये एक अमेंडेड सेक्शन है। जब आईपीसी नया नया 1860 में आया था तब सेडिशन नहीं था आईपीसी में, लेकिन अब वो है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। तो उसमें लिखा गया है हुएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन। मतलब कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। अगर विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी है तब भी, और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स, या तो लाता है या तो लाने की का प्रयत्न करता है। और ब्रिंग इनटू क्या क्या, ये बहुत ध्यान देने की बात है, हेट्रेड, दूसरा है कंटेम्प्ट, और तीसरा है एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन। तीनों में कुछ भी, हेट्रेड, कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि सरकार के खिलाफ, ये देश के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है। मतलब कि ये राजद्रोह है, ये देशद्रोह नहीं है। हिंदी में इसके लिए शब्द राजद्रोह दिया गया। इन इंडिया shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years to which fine may be added, or with fine। तो ये है सेडिशन का कानून। इसके बारे में 3 एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं इसी सेक्शन में, जो एक्सप्लेनेशन आपको बताता है डिसअफेक्शन का क्या मतलब होता है और क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। मतलब कि ये दिया गया है राजद्रोह के बारे में। अब राजद्रोह के सेक्शन की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में पहले क्रिमिनल लॉ नाम का ऐसा कोई कानून नहीं था जो कि पूरे देश, एक देश पर लागू होता था। तो 1834 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया था। उस लॉ कमीशन को हेड कर रहे थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जो खुद ही एक लॉयर थे, भले ही उन्होंने कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं किया था। तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ का ड्राफ्ट बनाया, तो उन जो कि ड्राफ्ट 1837 में कंप्लीट हुआ था। तो उसमें उन्होंने सेडिशन लॉ को प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि एक सेडिशन लॉ होना चाहिए राजद्रोह का मामला, कि हमारे सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सके। उस समय आपको याद होगा हमारे ऊपर एक ब्रिटिश सरकार का शासन था, और उस समय कोई इंडिया पूरा देश नहीं था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जिसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स थे, सबके अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे। और 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, आपको याद होगा, जिसके कारण फर्दर हमें आजादी भी मिली। तो इस 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेजों ने विचार ही कर लिया कि अब तो सेडिशन लॉ लाना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1859 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की डेथ हो गई, और 1860 में जब इंडियन पिनल कोड लाया गया, भारतीय दंड संहिता लाया गया, तो उसमें राजद्रोह के नाम का, सेडिशन लॉ नाम का कोई भी कानून नहीं था। फिर 1870 में कहा जाता है कि वहाबी मूवमेंट बहुत तेज हो गया, और
इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया, उसे अमेंड किया गया और उसमें सेक्शन 124 ए को जोड़ा गया और जिसमें कि सेडिशन लॉ आ गया, जिसका कि पहला ट्रायल 21 साल बाद 1891 में हुआ, जो कि था बंगवासी केस। लेकिन पहला फेमस केस जो था वो था लोकमान्य तिलक केस का, जिसे कि बाल गंगाधर तिलक केस कहते हैं। और वो सिचुएशन भी अभी के प्रेजेंट सिनेरियो से लगभग सिमिलर था। 1896 में बहुत ही बड़ा फेमिन ब्रेकआउट हुआ था और जिसमें कि अपने न्यूज़पेपर केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने सरकार से सवाल किए थे, सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही। ठीक अभी जैसा केस, जैसे कि अभी मान लीजिए कोरोना महामारी फैला हुआ है और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जर्नल्स में रोज अलग अलग जर्नलिस्ट और अलग अलग आदमी सरकार से सवाल करते हुए क्वेश्चन लिखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ठीक वैसा ही किया। उसके बाद 1897 में बुबोनिक प्लेग आया और जिसके कारण कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट भी उसी साल लाया गया 1897 में, जो भी अब तक लागू है, ये पुणे में आया था। और इसी के कारण लोकमान्य तिलक को अरेस्ट कर लिया गया सरकार से सवाल करने के कारण। और उसके बाद लोकमान्य तिलक ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन उन्हें दोषी करार दिया गया और उन्हें सजा भी दी गई। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो आपको याद होगा खुदीराम बोस ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो इसके बारे में भी लोकमान्य तिलक को ही पकड़ा गया और कहा गया आप ऐसे लिखते हैं। और उनके घर में कुछ बॉम्ब से रिलेटेड कुछ किताब पाए गए थे और इसके कारण फिर इन्हें दोषी करार दिया गया। तो ये 2 बार लोकमान्य तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उन्हें पकड़ा गया था ये सेडिशन के चार्ज में, ये ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद बहुत फेमस महात्मा गांधी को भी इसके लिए पकड़ा गया था और कहा गया था नॉन कॉपरेशन विथ, जिसमें कि महात्मा गांधी ने कहा था कि नॉन कॉपरेशन विथ इविल इज एज मच अ ड्यूटी एज इज कोऑपरेशन विथ गुड। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि नॉन कॉपरेशन हो, कोर्ट में कहा था ऐसा, लेकिन सरकार ही ऐसा कर रही है कि नॉन कोऑपरेशन करना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी हो रही है। महात्मा गांधी ने खुद स्वीकार किया, हाँ मैंने जो किया है वो सेडिशन है, और महात्मा गांधी को भी इसके लिए सजा दी गई थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिपेंडेंस जब हुआ, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के ड्राफ्ट करने की बात आई, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट था फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में भी एक राइट दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आपको बताया है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है। तो उसमें सरदार पटेल ने कहा कि जब फंडामेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगाए हैं, जो कि 19 क्लॉज 2 में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप देखेंगे दिए गए, तो सरदार पटेल ने कहा कि सेडिशन को भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में इंक्लूड करना चाहिए। फिर के एम मुंशी ने कहा कि जो लॉ खुद अनरीजनेबल है, आपको पता है कि सेडिशन के कारण कितने सारे प्रताड़ना हम लोगों को सहनी पड़ी, तो जो लॉ खुद अनरीजनेबल है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है। तो फिर फाइनली सेडिशन को 92 में नहीं ऐड किया गया। अभी आप देखिएगा तो 92 में सेडिशन है भी नहीं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस, जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद केस था, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस, जिसमें कि एक जर्नल थी वीकली, उसका नाम था क्रॉस रोड, वो प्रो कम्युनिस्ट वीकली थी जो कि बॉम्बे में पब्लिश होती थी। तो मद्रास गवर्नमेंट ने इसके प्रोहिबिशन पर रोक लगा दिया, मद्रास गवर्नमेंट ने इसके सर्कुलेशन पर प्रोहिबिशन कर दिया, इसको रोक दिया कि नहीं ये मद्रास में सर्कुलेट नहीं होगा। तो रोमेश थापर चले गए सुप्रीम कोर्ट, कहा कि क्यों सर्कुलेट कर दिया है, क्यों मेरे सर्कुलेशन पर रोक लगा दिया गया है, मेरा अधिकार है एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो फिर मद्रास गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमें हमारे पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमने इस पर रोक लगा दिया है। तो फिर रोमेश थापर ने कहा पब्लिक ऑर्डर तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है पब्लिक ऑर्डर तो नहीं है। तो उस समय पब्लिक ऑर्डर नहीं था। उसी के बाद पार्लियामेंट एक साथ बैठी और पास हो गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि और भी बहुत सारे सेक्शंस ऐड किए गए थे, जैसे 31A 31B ऐसा सब, लेकिन उसमें पब्लिक ऑर्डर को भी 1902 में ऐड किया गया। और ये सारे अभी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है 1902 में, जिसमें कि सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, ये भी बाद में ही ऐड किया गया था। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, असाइनमेंट टू, ये सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन ये सब रेस्ट्रिक्शन है, आप इतना ज्यादा अभिव्यक्ति मत कर दीजिए कि इन सब में किसी चीज को नुकसान हो जाए। अब आते हैं, देखते हैं अगला केस। अगला केस से पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 124A के अगेंस्ट 1950 के बाद क्या हुआ था। तो पंडित नेहरू ने कहा था कि 124A को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटा दिया जाए, द स्वीनर वी गेट रीड ऑफ इट द बेटर, मतलब कि जितनी जल्दी हो हटा दिया जाए।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1973 में इंदिरा गांधी, जो कि नेहरू परिवार से ही आती हैं, उन्होंने सेडिशन को, जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था पहले, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, मतलब कि संज्ञेय मामला बना दिया, डायरेक्ट आप अरेस्ट हो सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब हाईकोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा कि क्या कहते हैं, सेडिशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। आपको अगर याद होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बात बोलता है, तो वो वॉइड हो जाएगा। तो सेडिशन तो है, ऐसा ही है, हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है, तो फिर वो वॉइड हो जाना चाहिए। तो पंजाब हाईकोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और उसी के बाद आया सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही खतरनाक जजमेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट आप कह सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का केस। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक एक्टिविस्ट थे उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंसेस था उस समय, उत्तर प्रदेश नहीं था। तो उस केस में हुआ यूं था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे, लोगों को कह रहे थे कि टैक्स मत पे करो, टैक्स पे करने से रोक रहे थे। लेकिन ये जो एक्ट था, यूनाइटेड प्रोविंसेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1932, ये ऐसे चीजों को क्रिमिनलाइज कर रहा था। तो फिर क्या कहते हैं, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या इनके कहने से लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया है? तो फिर क्या कहते हैं, सरकार ने कहा ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसका प्रॉक्सिमेट कनेक्शन होगा वही सेडिशन होगा, जिसमें फार फेस्ड हाइपोथेटिकल प्रॉब्लमेटिक या टू रिमोट, मतलब कि जिसमें बहुत दूर का सोचा कि आज ये बोला है तो 10 साल बाद वो दूसरा खड़ा होकर मारने लगे, तो ऐसे केसेस को आप सेडिशन में नहीं ला सकते हैं। तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि इसको जाके बम से मारो या इसको जाके डंडे से पीट दो, आपने डंडा उठाया और उसको जाके पीट दिया, तो ये सेडिशन हो सकता है कि मैं भड़का रहा हूं और तुरंत उसका एक्शन हो रहा है। लेकिन मैं अगर आज कहूंगा और 10 साल बाद उसका एक्शन होगा, तो उसको सेडिशन में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, जो कि आप न्यूज़पेपर में लगभग रोज देखते हो, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट। इस जजमेंट में पहली बार हमारे देश में सेडिशन लॉ को अपहेल्ड किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेडिशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही है। और सेडिशन लॉ के अंदर इंसाइट टू वायलेंस या टेंडेंसी टू इंसाइट टू वायलेंस, दोनों ही सेडिशन लॉ के अंदर है। इंसाइट या टेंडेंसी दोनों ही सेडिशन लॉ के अंदर आएगा। आप अगर किसी को कोशिश करिएगा वायलेंस करने के लिए, तो वो भी सेडिशन के अंदर आएगा। उसके बाद एक और जजमेंट है, जो कि बहुत ही रीसेंट जजमेंट है और बहुत ही फेमस जजमेंट है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस तब हुआ था जब एक पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो गई थी महाराष्ट्र में, और वहां भारत बंद डिक्लेयर करने की मांग हो रही थी। तो एक महिला ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि किसी की डेथ हो गई है तो भारत बंद क्यों? तो वहीं क्या कहते हैं, किसी ने एक स्टेटस को लाइक किया और कहा कि हाँ सही में भारत बंद क्यों? तो उन लोगों पर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए थे और उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। क्यों डाल दिया गया था? तो सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट के कारण। सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 कहता है कि अगर आप कुछ भी मतलब कि ऐसा पोस्ट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या ईमेल में या कुछ भी, जो कि एननॉयंस या इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, तब भी आपको सेक्शन 66 के अंदर गलत है। तो फिर श्रेया सिंघल, जो कि लॉ स्टूडेंट थी, कहीं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक पल के लिए मानिए कि ठीक है, मैंने जो बोला वो इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, तो हाउ कैन ट्रूथ बी इनकन्वीनियंट? मतलब कि कोई सच है, वो इनकन्वीनियंस कैसे हो सकता है? अगर सच करवा है भी, तो वो कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि किसी को आप अंदर जेल में बंद कर दे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन, एडवोकेसी और इंसाइटमेंट तीनों में डिफरेंस बताया कि इंसाइटमेंट अगर होगा, जो तुरंत होगा, तभी आप सेडिशन के अंदर या ऐसे किसी एक्ट्स के अंदर बुक कर सकते हैं। डिस्कशन या एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब है जैसे मैं आज किसी चीज को बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन आज से 10 साल बाद किसी को मेरा स्पीच इतना अच्छा लग जाए और लोग उसके लिए वायलेंस पर उतर जाए, तो फिर मैं सेडिशन के लिए नहीं होऊंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों कुछ लोग सेडिशन लॉ को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको कि कहा जाता है सेडिशन लॉ को मिसयूज किया गया है। जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज्यादा सेडिशन लॉ को मिसयूज किया गया था, और कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता। तो उसमें एक केस है अमूल्या लियोना का केस, जो कि 19 ईयर ओल्ड एक गर्ल थी, जिन्होंने कह दिया था पाकिस्तान जिंदाबाद, और फिर बाद में उनका फेसबुक देखा गया तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज को जिंदाबाद लिखा गया था, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद। तो फिर कोर्ट में ये केस गया, कोर्ट का हाँ, किसी कंट्री को जिंदाबाद कहना सेडिशन कैसे है?
आप अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहिए, बांग्लादेश जिंदाबाद कहिए या किसी और कंट्री को जिंदाबाद कहिए, तो ये सेडिशन कैसे है। एक दूसरा केस और देखिए, पत्थलगड़ी मूवमेंट वाला, तो ये केस बहुत ही ज्यादा और भी आपको लगेगा ये सेडिशन कैसे है। ये झारखंड में ये मूवमेंट हुआ था जब झारखंड के ट्राइबल्स, आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में ट्राइबल्स के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो उन लोगों को लग रहा था कि अगर सरकार हमारी इसके खिलाफ जाएगी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में जो लिखा हुआ है उसको पत्थरों पर स्क्राइब करना शुरू किया, पत्थरों पर लिखना शुरू किया, ताकि ये रहे, कभी पत्थरों से हटे ना। तो इसके कारण पूरे गांव को 10,000 लोगों को सेडिशन चार्जेस के कारण बुक कर दिया गया। अब ये आपको खुद सोचना है कि जो चीज हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसको कहीं पर लिखना सेडिशन कैसे हो सकता है। उसके बाद एक है कि 9 साल की बच्ची एक क्या कहते हैं एक्ट की थी स्कूल में, जो कि थोड़ा सा हॉरिबल था कि प्रधानमंत्री को चप्पल मारा जा रहा है, ऐसा कुछ था। तो इसमें मदर और टीचर को के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए थे। और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे दिशा रवि के चार्जेस, अभी हाल ही में विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो और भी बहुत सारे एलिज्ड केसेस ऑफ मिसयूज हैं सेडिशन के। वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना है कि सेडिशन नहीं होगा तो फिर टेररिस्ट ये सब भी उसका फायदा उठाएंगे। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक और एक्ट है जिसका नाम है यूएपीए। यूएपीए मतलब यूनाइट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये एक्ट हमारे पास है और ये हाल का ही न्यूज है, जिसमें लिखा हुआ है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है 2019 का, जिसमें कहा गया है 165% जंप इन सेडिशन केसेस और 33% जंप इन यूएपीए केसेस। मतलब कि कितने ज्यादा लोगों पर सेडिशन चार्जेस लगाए जा रहे हैं और उनको बुक किया जा रहा है। जबकि इसी डेटा में यह भी लिखा हुआ है कि ओनली 3.3% लोगों का कन्विक्शन हुआ है। मतलब कि अगर 100 लोगों को अरेस्ट किया गया है तो मात्र लगभग 3 लोगों को ही सजा मिली है। तो 97 लोग छूट ही जा रहे हैं। लेकिन वो 97 लोग जो अरेस्ट हुए सेडिशन के मामले में, वो खुद पनिश हो गए हैं, जबकि हो सकता है उन्होंने सेडिशन जैसा कोई काम नहीं किया। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण लोगों का कहना है कि सेडिशन लॉ को स्क्रैप कर दिया जाना चाहिए। अब सेडिशन लॉ के बारे में दुनिया में क्या हालत है, तो आपको मैं बता दूं, ये सारे कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि वही इंग्लैंड जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया और जिन्होंने हमें सेडिशन लॉ दिया, मतलब कि वो खुद हमें चॉकलेट पकड़ा गए और खुद अब उनके यहाँ नहीं है। 2009 में ही उन्होंने इस लॉ को रिपील कर दिया था। और इन सारे कंट्रीज में सेडिशन लॉ नहीं है, क्योंकि वो लोगों का कहना है सरकार को तो क्रिटिसाइज करेंगे, सरकार को क्रिटिसाइज करना आदमी का हक होना चाहिए। इवन लॉ कमीशन की 2018 की कंसल्टेशन रिपोर्ट जो थी, उसमें कहा गया था कि सेडिशन लॉ को या तो रिपील कर देना चाहिए, नहीं तो इस पे रीथिंक करने की तो आवश्यकता जरूरी है। तो ये कहा गया था। अब आपको डिसाइड करना है कि सेडिशन लॉ रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए। अगर मेरी मानिए तो मैं कहता हूं सेडिशन लॉ को रख भी सकते हैं, लेकिन अगर रखना है तो उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया जाना चाहिए और बेलेबल ऑफेंस बना दिया जाना चाहिए। और अगर नहीं रखना है तब तो कोई बात नहीं। और जहां तक की बात रही टेररिस्ट एक्टिविटीज की, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा स्पेशलाइज्ड लॉ पहले से है जिसका नाम है यूआपा। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या कहना है सेडिशन लॉ के बारे में। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।